स्वास्थ्य के नाम पर जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में आपने तो आंखों से देख लिया कितने सारे षड्यंत्र रचे गए, लेकिन ये तो शायद एक ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म आना बाकी है। तो हेल्थ के नाम पर भविष्य में कौन-कौन से कैसे-कैसे खतरनाक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं या रचे जाएँगे, इससे संबंधित आज की इस लाइव में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कपिल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है कपिल जी एक बार फिर से आपका विकन भारत में। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, तो कपिल जी जैसा कि आजकल जो चर्चा भी ज़्यादातर हेल्थ से रिलेटेड ही हो रही है, लोगों में डर अपनी हेल्थ को लेकर के लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से महामारियों की संख्या बढ़ रही है। अभी आपसे जब बात हो रही थी, आपने एक ज़िक्र किया वन हेल्थ अप्रोच। इसके नाम पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो यहीं से शुरू करते हैं, क्या है वन हेल्थ अप्रोच? देखिए, पहली बात तो ये जैसे आपने अभी सवाल पूछा तो आपने कहा कि महामारियां आ रही हैं। एक्चुअल में कोई महामारी आ नहीं रही है, बल्कि जी, ये सारी महामारियां जो है ये झूठी हैं, इनसे लोगों को डराया जा रहा है। और ये काम पिछले खासकर 25 साल से चल रहा है और जिसमें आपने देखा कि भारत में बहुत सारे लोग अब इस बात को जान गए हैं कि जी, ये जो तथाकथित बीमारी आई जी, या लाई गई और इससे पहले एक ड्रेस रिहर्सल हुई थी अमेरिका जी। में, यानी जिसको हम हुँ, सिमुलेशन भी कहते हैं, जो कि हुँ, 2019 में हुई थी, अक्टूबर जी, 2019 में न्यूयॉर्क में। हुँ, अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं उस पे, उसके बाद मैं आपको वन हेल्थ के बारे में बताऊंगा कि ये जो सिमुलेशन जी, हुई ये पहली नहीं थी। जी, ऐसी सिमुलेशन 1999 यानी 1999 से चल रही है। अमेरिका खासकर इसको अमेरिका की जो आपकी एक आतंकी साम्राज्य है वो इनको ऑर्गेनाइज कर रहा है। यानी जी, 99 से हर साल सिमुलेशंस हो रही हैं और इवन जी, 2018 में भी हुई थी, 2017 में भी, 2016 में, यानी 99 से लेकर ये सिमुलेशंस चलती रही हैं। और जी, इस पे एक पॉल श्रायर हैं, जर्मनी के एक जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने इस पे पूरी एक प्रेजेंटेशन पेश की है। कोई 2.5 घंटे की वो प्रेजेंटेशन है जो अवेलेबल है, जिसको मैंने कई बार पोस्ट किया है। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है हुँ, और जगह भी मिल हुँ, जाएगी, आप चाहें तो उसका लिंक भी दे सकते हैं। उसमें उसने बिल्कुल। बताया कि कैसे अमेरिका की जो डीप स्टेट है या अमेरिका का आतंकी साम्राज्य और यूरोपियंस और ये सारे और बाकी जो देशों को मिला के इन्होंने कैसे सिमुलेशंस की हैं। तो पहली बात तो जी, ये कि ये तथाकथित बीमारियां हैं, ये सारी पहले से यानी जिनकी रिहर्सल करके उनको स्टेज करने की पूरी प्लानिंग की जाती है और उसके जी, बाद लाई जा रही है। और इसके हुँ, अलावा हम एक बात और कर सकते हैं कि कैसे ये जो पूरी जर्म थ्योरी है ये एक फ्रॉड है, इसके पीछे की जो साइंस है या विज्ञान है वो झूठा है। यानी वायरस के जी, आइसोलेशन के या उसको उसके अस्तित्व का भी प्रमाण नहीं है, उसके बावजूद हुँ, ये बीमारियों से लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, पहली बात। अब वन हेल्थ पे जी, आते हैं। वन हुँ, हेल्थ जो है, इन्होंने क्या किया, दो मेन एजेंडा हैं जिससे ये पूरी जी, दुनिया पे एक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्थापित करना चाहते हैं। तो इनका जी, लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी समस्या हो जो पूरी दुनिया की समस्या है, या ऐसी हुँ, कोई काल्पनिक समस्या ही हो, चाहे वो असल में ना भी हो, एक काल्पनिक समस्या भी हो जो पूरी जी, दुनिया की है और पूरी दुनिया के लोगों से उसका सरोकार है, तभी हम एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को जस्टिफाई। ये समस्या इतनी इतनी बड़ी है, इतनी व्यापक है हुँ, कि जो सरहदें हैं देशों के बीच में, उनका भी ये सम्मान नहीं करती, ऐसी समस्या है ये। तो इसलिए हमें अब एक ऐसी सत्ता चाहिए जो सरहदों के भी बियॉन्ड हो, यानी हुँ, जो हमारी सीमाएं हैं देशों की उनसे उनसे भी इतर हो, और जो जी, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल से पूरी दुनिया में इस समस्या का समाधान कर सके। और उसके हुँ, वो समस्या का समाधान जो परमानेंट होगा वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ही होगी। तो इन्होंने जी, दो उसके लिए एजेंडा बनाए। एक तो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा तो चल ही रहा था, जो ग्लोबल हुँ, वार्मिंग का है, कि कैसे इंसानी जो एक्टिविटीज हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वगैरह बढ़ रही हैं, जिससे जो है हुँ, धरती गर्म हो रही है। और धरती गर्म होने से दुनिया भर के डिजास्टर्स आ रहे हैं, जो समुंदर का तल है वो ऊपर बढ़ जाएगा,
तो उससे बाढ़ आ जाएगी, जो कोस्टल एरिया सारे डूब जाएंगे। और इसके अलावा जो तरह तरह की प्रकृति के अंदर अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तरह तरह के और भी डिजास्टर्स आएंगे, जैसे बाढ़ें आएंगी, और जो रेगिस्तानी एरिया है वहां पे बाढ़ें आ जाएंगी, और जहां पे पहले बारिश आती थी वहां पे बारिश नहीं आएगी तो वहां सूखा पड़ जाएगा वगैरह वगैरह। तो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा चल रहा था, फिर पब्लिक हेल्थ का एजेंडा भी उसमें ऐड हो गया, जो बहुत सालों से हम देख रहे हैं। और खासकर पिछले 25 साल में जब से पब्लिक हेल्थ को अमेरिका की आतंकी साम्राज्य ने अपने पूरी नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा का हिस्सा बना के उसकी सिमुलेशन अरेंज करनी स्टार्ट की, जिनको हम ड्रेस रिहर्सल कहते हैं, जिसमें इवेंट 201 भी था जो कि 2019 में हुआ। ये जो पिछले 20 साल से चल रहा है। और तभी उसी के बाद से ये बर्ड फ्लू वगैरह का भी चालू हुआ। यानी बर्ड फ्लू भी ये कोई 2003 के करीब इन्होंने ड्रामा शुरू किया, और तब से लेकर ये जानवरों को मारने का कलिंग का काम भी चल रहा है। यानी बर्ड फ्लू के नाम पे यूरोप में, अमेरिका के अंदर इन्होंने मिलियंस की संख्या में, यानी करोड़ों की संख्या में ये बर्ड्स मार चुके हैं। और फिर इन्होंने ये जो हमारे गाय भैंस की जो बीमारियां हैं, जैसे ये फुट एंड माउथ डिसीज, इसके भी ड्रामे स्टार्ट किए, और इनकी भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, यानी बर्ड्स की भी वैक्सीनेशन और जानवरों की भी। तो ये जो हेल्थ का एजेंडा जो है और क्लाइमेट का एजेंडा, ये दो इनके मेन स्तंभ हैं जिसपे ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। पहली चीज तो हम देख सकते हैं कि जनता कि इन दोनों एजेंडा के पीछे जो शैतानी ताकतें हैं वो सेम है। वही बिल गेट्स मिलेगा, वही अमेरिका की आतंकी साम्राज्य मिलेगा, वही इसके पीछे आपको यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज मिलेंगी। इसके अलावा वही आपको उसके पीछे इंटरनेशनल एनजीओज मिलेंगी, जिनको फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जैसे गेट्स फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन और वेलकम ट्रस्ट वगैरह वगैरह। वही आपको वर्ल्ड बैंक मिलेगा, वही आपको आईएमएफ मिलेगा, वही आपको इंटरनेशनलिस्ट और ग्लोबलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। यानी दोनों एजेंडा के पीछे जो एक्टर्स हैं वो सेम है, बिल्कुल सेम। आपने देखा होगा कि 2021 में जब एक स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो में ये जो क्लाइमेट समिट हुआ, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री भी गया था, तो उसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट एक इमेज थी वो थी जिसमें बिल गेट्स के साथ हमारा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। यानी 2020 में इन्होंने फर्जी बीमारी मंचित की, और 2021 में COP21 जो हुआ उसके अंदर आपका प्रधानमंत्री बिल गेट्स से मिल रहा है और वो एनवायरमेंटल एजेंडा को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा यानी जो भारत में बिल गेट्स के रोल को सब लोग जानते हैं कि जो ग्लोबल हेल्थ एजेंडा को इसने यहाँ पे पुश किया, और PHFI का भी ये मेन प्रमोटर था, जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया इसने बनाई। लेकिन साथ ही साथ इसने यहाँ पे किताब भी अपनी लॉन्च की थी, वो किताब जिसमें ये कह रहा है कि कैसे क्लाइमेट चेंज से हम डील कर सकते हैं। और वो लॉन्च कहाँ पे की इसने? नीति आयोग में। जो नीति आयोग एक तरह से सेक्रेटेरिएट बना हुआ है इस पूरे ग्लोबलिस्ट एजेंडा का। जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा को पुश किया जा रहा है पूरे भारत में, उसका जो सेक्रेटेरिएट बना रखा है वो नीति आयोग बना रखा है, जिसके अंदर, जिसके गवर्निंग बोर्ड में आपका प्रधानमंत्री उसका चेयरमैन है, उसके गवर्निंग बोर्ड का, और सारे जो मुख्यमंत्री हैं भारत के वो नीति आयोग के गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो एक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज एजेंडा के और ग्लोबल हेल्थ एजेंडा के, वो सेम हैं, उनकी वो सारे सेम चेहरे हैं। तो अब जो वन हेल्थ अप्रोच है वो क्या है? इन दोनों को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके ये कहा कि वन हेल्थ अप्रोच में ह्यूमन हेल्थ भी आ गई, एनिमल हेल्थ भी आ गई, और एनवायरमेंटल हेल्थ भी आ गई। यानी पूरा क्लाइमेट चेंज का एजेंडा और हेल्थ के एजेंडा को कंबाइन कर दिया। और खासकर इसमें यह कहा गया है कि जो एनिमल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तरह तरह के जो वायरस नए आ रहे हैं वो जानवरों को अफेक्ट करेंगे, और जानवरों से वो जंप कर सकते हैं इंसानों के अंदर। यानी अभी तक मान लिया कोई जानवर में एक बीमारी होती है, बर्ड फ्लू है, तो वो बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों के अंदर भी आ सकता है अगर हमारे कांटेक्ट जो है, क्योंकि हमारे कांटेक्ट जो है वो जानवरों के साथ बहुत बढ़ गए हैं, और इसलिए अब ये इस बात का संभावना ज्यादा है कि जानवरों से वायरस जंप करके इंसानों को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये तथाकथित एनिमल हेल्थ की बात भी इन्होंने कर दी। अब इसके पीछे जो इनकी मंशा है वो क्या हो सकती है? मंशा जो है वो ये हो सकती है कि पहली बात तो इंसानों का प्रकृति से सारा संबंध तोड़ दिया जाए, जानवरों से भी, और इंसानों की जो ऑटोनॉमी है, जो उनकी इंडिपेंडेंस है, जो उनकी स्वायत्तता है, वो यानी खाने पीने के मामले में खासकर वो जानवरों से जुड़ी हुई है। यानी हमारे भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, तो डेयरी बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे है।
पशुपालन भी यहाँ पे होता है। तो अगर आपने जानवरों को यानी आपने इंसानों का जानवरों से संबंध तोड़ दिया, ये कह के कि जानवरों से वायरस जो है, या बीमारी के जी, वायरस इंसानों में जंप कर सकते हैं, तो पहली बात तो आप कंट्रोल कर सकते हो और इस संबंध को तोड़ सकते हो जो इंसानों का जानवरों के साथ है। डेयरी बिजनेस को आप तबाह कर सकते हो, जो सारा आपका पोल्ट्री बिजनेस है उसको आप तबाह कर सकते हो, और ये तबाह कर भी रहे हैं। उसके एग्जाम्पल आपको पिछले 20 साल में नजर आएंगे, यूरोप और अमेरिका और पश्चिम के देशों में खासकर, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कलिंग हुई है। कलिंग का मतलब होता है जब ये पहली एक बार डिक्लेयर कर देते हैं कि बर्ड फ्लू आ गया, तो उसके बाद ये जानवरों को मारना शुरू करते हैं। एक बार ये कह दें कि कैटल के अंदर आ गया, गाय भैंसों में आ गया, तो गाय भैंसों को भी ये मार सकते हैं, और खासकर टीके लगा के। और जो टीके लगाए जाते हैं उसके बाद गाय भैंसें बहुत मरती हैं। जैसे भारत में आपने देखा होगा, अभी 2 साल पहले लंपी डिजीज की एक प्रकोप आया, जिसमें इन्होंने कहा जी, ये जी। लंपी डिजीज से इतनी गायें मर गई राजस्थान में, गुजरात में, ये कैसे मरी? ये सारी टीके लगाने के बाद मरी हैं। यानी, और भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था कि भारत की जितनी गायें हैं उनको हम, जितनी गाय भैंसे हैं सबको टीके लगेंगे और उनकी टैगिंग होगी। उनके कान में भी ये वो लगा रहे थे टैग्स, बल्कि उनके वो आगे चल के उनके सारे रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो जाएंगे। जैसे इंसानों के साथ ये कर रहे हैं कि उनको सारे इंसानों को टीके लगा के उनकी आधार कार्ड बना के सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे इंसानों जानवरों के साथ कर रहे हैं। तो ये पूरा जो एजेंडा था, यानी इंसानों को जानवरों से डराने का, यानी जूनोटिक डिजीजेस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जूनोटिक डिजीजेस, यानी वो डिजीजेस जो जानवरों से इंसानों में जंप करती हैं। ये वन हेल्थ का अप्रोच है। तो वन हेल्थ की अप्रोच का मतलब हुआ कि सारे एजेंडा आपस में आपने मिला दिए, क्लाइमेट चेंज का भी और हेल्थ का भी। और अब आप कानून जो लेके आएंगे पब्लिक हेल्थ के, वो सारे इस वन हेल्थ की अप्रोच के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, जैसे कि केरल में आ चुका है। तो केरल में मार्च 2023 में इन्होंने कानून पास कर दिया पब्लिक हेल्थ का, और वो पूरी तरह से वन हेल्थ की अप्रोच के ऊपर आधारित है। उसमें उन्होंने अच्छा। साफ लिखा हुआ है, वन हेल्थ की मेंशन भी है उस कानून में, साफ लिखा हुआ है कि ये वन हेल्थ की जो अप्रोच है डब्ल्यूएचओ की, उसके ऊपर आधारित है। और इसके अंदर इन्होंने पूरा सेटअप कर दिया। यानी इन्होंने एक नेशनल, अपनी एक, इनकी एक नोडल बॉडी बना देते हैं। वो नोड, जैसे ही कोई इमरजेंसी घोषित करेंगे, उस कानून के अंदर दुनिया भर के बीमारियां इन्होंने ऐड कर देंगे, और उसमें और भी ऐड हो सकती हैं। और तो और, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी अगर है, कहीं पे कुपोषण हो गया या कुछ इस तरह, उसको भी ये एक इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। और जो नोडल बॉडी होगी, यानी स्टेट, इस केस में स्टेट गवर्नमेंट की, वो पूरा कंट्रोल कर लेगी, और उसके बाद वो सारा डेटा इकट्ठा कर सकती है। जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनसे डेटा इकट्ठा करने का उनके पास अधिकार होगा। उनको इवन हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को इशू करने का भी अधिकार होगा, कि जो सरकार, एक बार इमरजेंसी घोषित हो गई, उसके बाद जो नोडल बॉडी होगी सरकार की, वो बता सकती है कि ये ट्रीटमेंट आपको देना है, और इसके अलावा आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। और वो ट्रीटमेंट वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि टीके लगाने हैं तो टीके ठुकेंगे आपको, और कोई और जहरीली दवा देनी है तो वो आपको दी जाएगी। तो यानी जैसा कि हमने कोरोना में देखा, उसी प्रकार से आपके ऊपर ट्रीटमेंट फोर्स किए जा सकते हैं इंसानों के ऊपर। और जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, जो टीका नहीं लगवा रहा, उसका सार्वजनिक जीवन में उसको पूरी तरह से उससे खदेड़ा जा सकता है, और आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पे नहीं जा सकते। ये सारी चीजें उसके ऊपर इंपोज की जा सकती हैं, और ये सब कुछ वन हेल्थ की अप्रोच के अंडर होगा। और ये कानून सबसे पहले जो भारत में लागू हुआ है, अगर स्टेट लेवल की बात करें, तो वो केरल में इन्होंने कानून बना दिया। अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके खिलाफ कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, और वहां के गवर्नर को भी, जो केरल के गवर्नर को भी मिले, और उसके लेटर्स भी दिए प्रोटेस्ट के। तो अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक कर लूंगा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है या नहीं। लेकिन ये कानून वहां की विधानसभा पास कर चुकी मार्च 2023 में, पिछले साल। तो अब पूरे भारत में जो पब्लिक हेल्थ के कानून आने वाले हैं, वो इस वन हेल्थ की अप्रोच पे होंगे, जिसमें क्लाइमेट चेंज का एजेंडा, जो खतरनाक एजेंडा है वो, और पब्लिक हेल्थ का एजेंडे को, दोनों को मिला के ये आपकी जिंदगी पे कंट्रोल करेंगे टोटल। अच्छा, तो अभी जैसे ये जो टीका को अभी तक तो खैर इनडायरेक्टली इन्होंने मैंडेटरी किया था, हालांकि वैसे तो ऑफिशियल तरीके से ये
ऑप्शनल ही रखा था, चाहे वो कोरोना का टीका हो या अन्य। तो क्या आने ये जो जिस कानूनों की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या डायरेक्टली मैंडेटरी भी ये कर सकते हैं, या मैंडेटरी कर ही नहीं सकते ये? जिसको अगर बचना है वो बच सकता है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए। जी। ये जो अब लोगों को लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये मैंडेट का क्या मतलब होता है और मैंडेटरी का क्या मतलब होता है, और ये कानूनी है या संवैधानिक है या नहीं। भारत हाँ। में ये आपने देखा कि 220 करोड़ इंजेक्शन लगाए गए ट्रेंडिंग बीमारी के, यानी जी। समझो अक्टूबर अक्टूबर 2022 तक इन्होंने ये ऑफिशियल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो अक्टूबर जी। 2022 तक 220 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका था। अब आप सोचो कि हाँ। भारत की आबादी जो ऑफिशियली बताई जाती है वो क्योंकि 2021 की जनगणना तो हुई नहीं, जी। 2011 में हुई थी और 2021 की इन्होंने होने ही नहीं दी। तो हाँ। 140 करोड़ अब बता रहे हैं, यानी जो भी है, अब 140 करोड़ है या नहीं मुझे तो उसमें भी शक है, लेकिन हाँ। 220 करोड़ इंजेक्शन इन्होंने ठोक दिए भारत की जनता को। जी। और किसी तरीके से इसमें, यानी पहली बात तो ये कि ये जो बॉडीली ऑटोनॉमी का अधिकार है पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल राइट है, हमारा नेचुरल राइट है। इसको संविधान जी। में ना भी हो तो भी ये नेचुरल हाँ। राइट है कि आपका शरीर आपका अपना है और आपके शरीर में आप क्या उसको डालते हो या क्या ट्रीटमेंट देते हो वो आपकी मर्जी है। तो उसको पूरी जी। तरह से रौंदा गया। और जो भी हाँ। ये टीके लगाए गए ये सारे ही इनवॉलंटरी थे, ये जबरदस्ती इसको माना जाएगा, इसमें कहीं भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं था, क्योंकि हाँ। जो जानकारी जनता सरकार की तरफ से दी गई वो सारी झूठी थी। इन टीकों के बारे में आज भी किसी को नहीं पता कि इसमें क्या था, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। अगर हम भारत की मोर्टेलिटी के आंकड़े को देख लें तो करोड़ों लोग यहाँ पे मर चुके हैं इन टीकों हाँ। लगाने के बाद, और मृत्यु दर आपकी 2021 में ही बढ़ गई थी जब टीके लगाने चालू हुए थे। टीके लगाने जनवरी 2021 में चालू किए, तभी से मोर्टेलिटी आपकी बढ़ी, जो मृत्यु दर है तभी से बढ़ी है पूरी दुनिया में, भारत में तो जी। खासकर। तो मेरा हाँ। अपना अंदाजा ये है कि जितने सबसे ज्यादा लोग भारत में मरे हैं इन टीकों से, और वो करोड़ों में जाते हैं। और इसके आंकड़े मैं हाँ। आपको दे सकता हूँ, डेनिस रैनकोट हैं कनाडा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पेपर निकाला था दिसंबर 2022 में, उसमें उन्होंने वैक्सीन डोज मोर्टेलिटी रेशियो बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो टोटल टीके लगते हैं उसके हिसाब से कितने मरते हैं उसका अनुपात निकाला, वो 1% से ज्यादा है भारत में, 1.05% निकलता है। तो 220 करोड़ पे अगर आप ये अप्लाई करोगे तो ये 2 हाँ। करोड़ से ज्यादा लोग बनते हैं जो मरे हैं। इंडिया में 2 करोड़ हाँ। से ज्यादा लोग मरे हैं उनके आंकड़े के हिसाब से। बाकी कई ऐसे भी आंकड़े हैं, जैसे एक पीटर हेलिगन नाम का एक कोई बंदा है, उसने अमेरिका का, उसने भी कैलकुलेट किया, उसने ये जो टीके इंडिया में खासकर लगाए गए एस्ट्राजेनेका के उसके मोर्टेलिटी के हिसाब से किया, तो उसका ये मानना था कि केवल 2021-22 में ही 2.7 करोड़ लोग मर गए, यानी 2 करोड़ 70 लाख इंडिया में। उसने कहा कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, सबसे ज्यादा। हाँ। तो ये तो मैं मोर्टेलिटी की बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंडेटरी की बात क्या है। सरकारी आदेशों पे सरकार को हाँ। कोई हक नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी जो आपकी कार्यपालिका है वो कोई ऑर्डर निकाल के कह दे कि 100% वैक्सीनेशन होगी। लेकिन ये सारे ऑर्डर जो आए उसमें लिख रहे थे 100% वैक्सीनेशन। रेलवे में कोई ऑर्डर आ रहा है कि रेलवे के एम्प्लॉइज को लगाओ, तो उसमें लिख रहे हैं 100%। जो हाँ। आपकी केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें, उसमें लिख रही है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको लगाओ, और उसमें भी लिख रहे हैं 100%। ये सारे इलीगल थे, सारे अवैध थे, असंवैधानिक ऑर्डर थे। इसके बावजूद ये इंप्लीमेंट हुए और कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, और हाँ। किसी भी अदालत के अंदर संज्ञान भी नहीं लिया गया। जो लोग अदालत में गए उसने भी, एक जो ऑर्डर आया 2 मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जी। भी उन्होंने वैक्सीनेशन को सही ठहराया है। उसमें उन्होंने यहां तक कहा है, वो ऑर्डर आप खुद पढ़ सकते हैं, वी जी। कैन नॉट फाइंड एनी फॉल्ट विद गवर्नमेंट्स वैक्सीनेशन पॉलिसी। इसको वैक्सीनेशन पॉलिसी कहा जा रहा है, जबकि ना तो ये वैक्सीन थी और ना ही ये पॉलिसी थी। क्योंकि जो जी। पॉलिसी वो होती है जो लीगल हो, जो वैध हो, जो जो हाँ। संवैधानिक हो। आप एक इलीगल टेररिज्म को आप क्या पॉलिसी कहेंगे? सरकार कल को कहती है कि हम मार देंगे सारे भारत की 80% जनता को, हम मारने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि हमें दुनिया के संसाधन खत्म हो रहे हैं, इसलिए 80% आबादी को खत्म होना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि ये पॉलिसी है? पॉलिसी शब्द का हाँ। इस्तेमाल करके उसको लेजिटिमाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो 2 मई 2022 का ऑर्डर है।
और जो लोग ये कहते हैं कि 2 मई 2022 के ऑर्डर ने वैक्सीन मैंडेट खत्म कर दिए, बहुत अच्छा हो गया और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने वैक्सीनेशन को बिल्कुल सही ठहराया, उसको कहीं भी रोकने का काम नहीं किया। सारा कुछ जो जो था वो अवैध था, क्योंकि इन्फॉर्म कंसेंट नहीं था। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है आपको बताना पड़ेगा ये किस चीज की आप लगा रहे हो, ये टीके, इनमें इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनमें क्या चीजें हैं, वो आपकी बॉडी पे क्या असर डाल सकती हैं। इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने केवल प्रोपेगेंडा किया, सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से लगातार लोगों को डराने का काम करके उनको ये टीके लगाए हैं, और जबरदस्ती लगाए हैं। और तो और पुलिस का इस्तेमाल किया गया कई स्टेट्स में, आर्मी का इस्तेमाल किया गया, इवन यूनियन टेरिटरीज में। जम्मू के कई इलाके हैं जो इस समय यूनियन टेरिटरी है, यानी भारत सरकार के डायरेक्टली अंडर आता है, जो भारत का जो आपका गृह मंत्रालय के डायरेक्टली अंडर आता है। वहां पे आपने कई वीडियो देखे जहां पे इन्होंने वहां की पुलिस का इस्तेमाल किया, वहां की पुलिस की जो गाड़ियों का इस्तेमाल किया, वहां की विलेज डिफेंस कमेटियां बना रखी हैं जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, उनका इस्तेमाल करके लोगों के घरों में घुस के 5-5, 6-6 लोगों ने लोगों को पकड़ के जमीन पे उनको चित करके जबरदस्ती ठोके, लोगों के घरों में घुस के ठोके गए, उनको उनके खेतों में घुस के ठोके गए। ये सारा क्रिमिनल ऑपरेशन होता रहा, टेररिस्ट ऑपरेशन। और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता था और इसको रोक सकता था, नहीं रोका गया। और जब पेटिशन गई तो भी नहीं रोका इन्होंने, तो भी इन्होंने इसको वैक्सीनेशन पॉलिसी कहा और बिल्कुल सही ठहराया, और ये कहा कि वी कैन नॉट फाइंड फॉल्ट, हम इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो इमरजेंसी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने कार्यपालिका के मैंडेट थे, मैंडेट से शब्द बनता है मैंडेटरी, मैंडेट का मतलब केवल आदेश होता है, मैंडेट शब्द का मतलब होता है आदेश, यानी कार्यपालिका एक हुक्म जारी कर रही है, वो हुक्म जो है वो पूरी तरह से अवैध है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, लेकिन वो हुक्म जारी करके और कह दिया कि टीके लगाओ, और ऐसे ऐसे ऑर्डर जारी कर दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको ऑर्डर्स को जारी कर रही है आगे, और ये लगाए गए। और झारखंड में भी आपने देखा कि एक वीडियो मैंने देखा था कि जिसमें एक बुजुर्ग आदमी को एक पैरामिलिट्री का जवान जो है जबरदस्ती ठोक रहा है। किसने उसको अथॉरिटी दी? इसका मतलब इवन मध्य प्रदेश में जो हमारा वहां का चीफ मिनिस्टर है, उसने वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे सारे मध्य प्रदेश के, उनको कहा कि आप जितने अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनका डेटा इकट्ठा करो, उनके यहाँ पुलिस भेजो, तहसीलदार के साथ पुलिस वाले भेजो, और जिन्होंने नहीं लगवाया उनको ये टीके ठोको। यानी वहां भी पुलिस का इस्तेमाल किया गया। तो पूरी तरह से फोर्स इस्तेमाल की। आपने सीकर का वीडियो देखा होगा, राजस्थान का, सीकर राजस्थान का, वहां की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थी महिला, वो घूम घूम के टीके लगा रही थी, और उसी समय ऑन द स्पॉट दुकानों में जाके वहां के मालिकों की और वहां पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके सर्टिफिकेट चेक कर रही थी। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसी समय उनको पकड़ के, साथ में पुलिस वाले उसके घूम रहे थे, उनके उसी समय उनको पकड़ के उनको जबरदस्ती टीके लगाने के लिए भेजा जा रहा था। और सड़कों पे घूम घूम के वो लोगों को पकड़वा रही थी पुलिस से कि जिनके पास नहीं है उनको टीके लगा रही थी। यानी ये सारे इलीगल काम सरकार ने कराए। वो सीकर का वीडियो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं भी अदालत ने नहीं रोका, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के पास ये अथॉरिटी थी, वो रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका। जो पिटिशंस गई तो उल्टा इवन जो आपके हाई कोर्ट थे उन्होंने ये ऑर्डर जारी किए कि जल्दी लगाए जाएं, यानी डेडलाइन को जल्दी मीट किया जाए और ये टीके जल्दी लगाए जाए। ऐसे आए थे ऑर्डर, ये आप तेलंगाना हाई कोर्ट ने ऑर्डर ऐसा जारी किया था। और तो और उन्होंने अपनी अदालतों में ही ये सारे टीके लगाने का कार्यक्रम चलाया, जो हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो पूरा एंट्री बैन थी कि अगर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अदालत में एंटर नहीं कर सकते, कोई वकील भी। तो हमारी जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इस एजेंडा को इंप्लीमेंट करने का काम किया बजाय कि इसको रोकने का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो मैंडेटरी की बात चल रही है, मैंडेटरी का मतलब लीगल नहीं होता भाई। कार्यपालिका कोई भी इलीगल ऑर्डर, अवैध गैर कानूनी ऑर्डर जारी कर सकती है, और उसके बाद अदालत का काम होता है कि वो उसको रोके। लेकिन अदालत ने रोकने की बजाय उसको प्रोत्साहित किया। अच्छा, भारत में तो नहीं रोका कपिल जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि पूरे विश्व भर में किसी भी देश में ऐसा हुआ कि वहां की न्यायपालिका ने इन सबको रोकने का प्रयास किया हो, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस पूरे विश्व भर में हुआ था। तो कोई आपके रिसर्च के अनुसार कोई भी ऐसा देश है जिसकी न्यायपालिका ने इसके खिलाफ आवाज उठाई हो? देखो, जो मैं ये बात मानता हूं कि न्यायपालिका जो सारे पूरी दुनिया में सभी देशों में निष्क्रिय कर दी गई, लेकिन फिर भी
न्यायपालिका का रोल में बहुत फर्क आपको नजर आएगा। भारत में जी। ये एजेंडा चलाया गया, कुछ लोगों ने ये नैरेटिव चलाया कि भारत की हुँ। न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, और जितने भी अच्छा। मुकदमे ये कोरोना फ्रॉड के खिलाफ जा रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सुन रही है, उस पर सख्ती से एक सख्त हुँ। रवैया अख्तियार किया है भारत की न्याय, जी। जो कि झूठ है। क्योंकि भारत की हुँ। न्यायपालिका ने तो इवन ऑर्डर पास किए और ये कहा कि आप जल्दी टीके लगाओ और जनता को, ताकि जनता को इस बीमारी से बचाया जा सके। और यानी इसके अलावा भारत की जो न्यायपालिका है हुँ। उसने अपने ऊपर ही इस प्रोटोकॉल को, यानी जब ये लॉकडाउन लगे 2020 में, तो भारत की हुँ। न्यायपालिका सबसे पहली थी जिसने उसी समय जो फिजिकल हुँ। जितनी सुनवाइयां होती हैं उनको रोक के सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चालू कर दिया, और सारे जो अच्छा। आपके न्यायाधीश थे उन्होंने मास्क पहन लिए और अपने ऊपर ही कोविड प्रोटोकॉल जारी कर लिया। और उसके बाद ये चलता रहा 2020-21 में 2 साल तक, कि इन्होंने फिजिकल सुनवाइयां भी नहीं होने दी और लोगों की हुँ। एंट्री बैन थी, यानी आप हाई कोर्ट में एंटर नहीं कर सकते अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है। तो जब वो हुँ। अपने ऊपर ही ये फ्रॉडुलेंट एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो जनता को न्याय कैसे देंगे? सबसे इंपॉर्टेंट जी। बात ये है। तो भारत की जो हुँ। न्यायपालिका है उसका रोल सबसे बुरा है, और सच्चाई ये है कि इस फ्रॉड के खिलाफ एक भी याचिका भारत की न्यायपालिका ने आज तक नहीं सुनी है। जिसको आप कह रहे हैं, जो केस, हुँ। जो एक जेकब पुलियल का केस हुआ जिसमें फैसला आया था कि 2 मई 2022 को, उसके अंदर भी हुँ। इन्होंने वैक्सीन, पहली बात तो उस पिटीशन में कहीं पर भी इसको फ्रॉड नहीं कहा गया, उसमें केवल हुँ। एक बात थी उस याचिका में, वो ये थी कि जबरदस्ती ये इंजेक्शन नहीं लगने चाहिए क्योंकि ये हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उनके खिलाफ होगा। तो जी। उसको उन्होंने अपहोल्ड किया कि हाँ ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अपहोल्ड कब किया? जब सब कुछ इंजेक्शन लग चुके थे, करोड़ों को लग हुँ। चुके, और उसके बाद भी इस ऑर्डर आने के बाद तो और तेजी से लगे। हाँ। तो ये ऑर्डर आया था मई 2022 में, और अक्टूबर तक इन्होंने 220 करोड़ पूरे कर लिए, यानी और तेजी से जी। लगने लगे। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि इस ऑर्डर से रुक गया ये काम, वो झूठ बोल रहे हैं। रुका नहीं बल्कि और हाँ। तेज हो गया, क्योंकि उन्होंने इसको सही ठहराया। जो सुप्रीम कोर्ट की उस हुँ। समय, उन्होंने इसको बिल्कुल सही ठहराया। और एक बात बता दूं, 4 अप्रैल 2022 को भी एक ऑर्डर आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का था। वो तो और भी हुँ। खतरनाक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो अहमदाबाद हुँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस था, जिसमें इन्होंने, अहमदाबाद में क्या हुआ कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे टीके के, सुई के, जी। उनको जी। पब्लिक प्लेस में जाने से रोक दिया गया उन नागरिकों को। तो इसके खिलाफ एक जी। पिटिशनर जो था वो गुजरात हाई कोर्ट में गया, और गुजरात हाई हुँ। कोर्ट ने इसको सही ठहराया। यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये जो काम किया था, लोगों हुँ। को जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको पब्लिक प्लेस में जाने से रोकने का, उसको सही ठहराया गुजरात हाई जी। कोर्ट ने। तो फिर वो अपील की उसने सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में आया, उसने कहा कि ये गलत ऑर्डर दिया है गुजरात हाई कोर्ट ने। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया। इसका मतलब ये हुआ, और ये ऑर्डर किसने दिया था? ये उसने दिया था जो आज हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं, ये चंद्रचूड़ साहब ने। इनके साथ अच्छा। एक और न्यायाधीश थे, यानी हुँ। जो बेंच थी उसमें 2 न्यायाधीश थे। और ये जी। 4 अप्रैल 2022 को आया ऑर्डर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ना केवल सरकार का टीका लगाना बिल्कुल ठीक है, बल्कि जो हुँ। नागरिक टीका नहीं लगाते उनको पब्लिक प्लेस में आने से रोकना भी ठीक है, उनके साथ भेदभाव करना भी ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना भी ठीक है। इसका मतलब अब कोई म्युनिसिपल कमिश्नर, जैसे कि वहां म्युनिसिपल कमिश्नर को इन्होंने पिटिशन में मेंशन किया था जिसने ये ऑर्डर पास किया था कि पब्लिक प्लेसेस में आप नहीं आ सकते जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। इसका जी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हरी झंडी दिखा दी कि पूरे भारत में अब कहीं भी कोई म्युनिसिपल कमिश्नर का जैसा अधिकारी या समकक्ष अधिकारी ये ऑर्डर पास कर जी। सकता है कि जिनके पास टीके का सर्टिफिकेट नहीं है उनको हम पब्लिक प्लेस में नहीं जाने देंगे, सरकारी दफ्तरों में नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं जाने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तरह से अपनी मोहर लगा दी। इतना जी। खतरनाक ऑर्डर ये 4 अप्रैल 2022 को पास हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं हुँ। भारत में तो पब्लिक हेल्थ की कानून की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अच्छा। बिना कानून के भी, बिना किसी कानूनी अरे! प्रावधान के भी ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो गई। तो आगे हमारे साथ जी। क्या होगा? कई लोग बात कर रहे हैं कि पेंडेमिक ट्रीटी आ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या हाँ। पब्लिक हेल्थ का कानून हो जाएगा तो बहुत सख्ती हो हुँ। जाएगी। मैं कह रहा हूं कि बिना इन कानूनों के भी सब कुछ करके दिखा दिया सरकार ने।
यानी आप पे जी। पाबंदियां भी लगा दी, आपको गैर कानूनी तरीके से टीके भी ठोक दिए, और सरकार हुँ, के खिलाफ कोई पिटिशन भी नहीं गई कोर्ट के अंदर। यानी सरकार हुँ, के खिलाफ जो क्रिमिनल केस चलने चाहिए थे वो भी नहीं चल रहे। आज एक हुँ, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई भारत सरकार के खिलाफ, या जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके खिलाफ। तो एक भी जी। क्रिमिनल केस नहीं चल रहा। इसका मतलब सरकार को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया कि आपने जो भी बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं उसकी आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। इतनी खतरनाक हुँ, स्थिति बनी हुई है। और अब ये क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जो 4 अप्रैल 2022 को आया, कि कोई म्युनिसिपल कमिश्नर भी हुँ, आपका, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको आपके घर में बंद कर सकता है, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर हुँ, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है किसी भी बीमारी की, तो वो इस ऑर्डर का सहारा लेकर एक अधिकारी जो होता है सरकार का, वो ये आपके साथ कर सकता है। हुँ, तो अब आपको कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे ही इमरजेंसी लगा के जनता के सारे अधिकार, मौलिक अधिकारों को कुचल सकते हैं। तो इतनी बुरी बिल्कुल। हालत है। तो मैं ये कहना चाहता हुँ, हूं कि और जो अदालतें हैं उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ संज्ञान लिए हैं। हुँ, जैसे अभी जर्मनी में ये पूरा फ्रॉड एक्सपोज हो गया अभी कुछ दिन पहले, अच्छा। क्योंकि वहां पे भी ये कुछ लोग अदालत में गए और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इन्होंने जो किया उसमें सारे सीक्रेसी रखी गई, तो सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आने चाहिए। तो उन्होंने जहां भी आरटीआई वगैरह में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं 2000 के करीब वो डॉक्यूमेंट बाहर आए अदालत के जी। ऑर्डर पे। और उसके बाद पूरा एक्सपोज हुआ ये एजेंडा जर्मनी में। ऐसे अमेरिका में भी कई जगह पे अच्छी अदालतों के फैसले आए, ऐसे ही कनाडा में भी आए, ऑन्टेरियो वगैरह में, तो पुर्तगाल में हुँ, भी आए। लेकिन भारत में एक भी आपको फैसला नहीं मिलेगा अदालत का जिससे जनता का कुछ भला हुआ हो। जी। ये सिचुएशन भारत में बनी हुई है। बिल्कुल। अच्छा कपिल जी, अभी हाल ही में बिल गेट्स और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक मीटिंग हुई, वो भी काफ़ी चर्चा का विषय इस समय बनी हुई है। बोला जा रहा है कि इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा वैक्सीन ड्राइव भी कुछ भारत में या पूरे विश्व भर में चलाया जाएगा। तो क्या कुछ उसके बारे में भी आप अपने रिसर्च या जो भी आपने जानकारी मिली है आप तक, तो फिर वो रखना चाहेंगे कि जी क्या कुछ ये करने वाले हैं इलेक्शन के बाद? देखिए, जो इन्होंने जब मार्च 2020 में ये पूरा फ्रॉड शुरू किया और जी, लॉकडाउन लगाए, तभी अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी की थी पीआईबी के द्वारा, जी। पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की एक यूनिट है जो सारा पब्लिक रिलेशंस का काम संभालती है, और प्रेस से जो जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना सभी मिनिस्ट्रीज के लिए और सभी विभागों के लिए, और जी। प्रेस विज्ञप्तियां जारी करना, ये काम करती है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की है, जो मिनिस्ट्री ठीक ऑफ है। ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है। तो जी। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की पीआईबी के थ्रू, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो हुँ, पूरा ये तथाकथित बीमारी का जो सारा रिस्पॉन्स है, उसकी मैनेजमेंट है, उसके लिए हम गेट्स फाउंडेशन को एक हुँ, हुँ। मेन आइडियल अथॉरिटी मानते हैं। और गेट्स अच्छा। फाउंडेशन ये स्टेटमेंट जारी किया, और इसकी मैं लिंक आपको भेज दूंगा। मैंने कई बार हुँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट किया, आप देख सकते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट है जो पीआईबी की, जो आप पढ़ सकते हैं। तो हुँ, अप्रैल में भारत सरकार ये स्टेटमेंट जारी करके कह रही है कि गेट्स फाउंडेशन अब हमें गाइड करेगी, हम उसकी उंगली पकड़ के चलेंगे। गेट्स अच्छा। फाउंडेशन हमें बताएगी कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस बीमारी से, और उसके बाद भी क्या क्या हुँ, चीजें सरकार के अंदर हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, कौन कौन से चेंजेस लाने चाहिए। तो इन्होंने एक हुँ, तरह से पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी कि बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, जो इलीगल हुँ, फाउंडेशन जिसका रोल भी था एचपीवी वैक्सीनेशन के फ्रॉड में, और भारत में तरह तरह के क्राइम्स ये कर रहे हैं, गेट्स फाउंडेशन, हुँ, इन क्राइम्स की भी मैं आपको बताऊंगा लिस्ट। तो उस हुँ, गेट्स फाउंडेशन को हम ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो अब हमें बताएगी कि हमें कैसी पॉलिसियां इस देश के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। तो इतना क्रिमिनल काम ये इन्होंने किया। जी, और इस गेट्स फाउंडेशन का रोल कब से है भारत में? 2003 से। 2003 में ये सेटअप हुई थी भारत में, और अच्छा, तब से ये भारत की हर एक पॉलिसी में इंटरवीन कर रही है, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, हुँ, और चाहे वो ये जो कैशलेस एजेंडा है उसकी हो। सभी चीजों को इन्होंने अच्छा, पुश किया है। और तो और, हुँ, गेट्स फाउंडेशन जो है, ये इसका जो हेड था एक टाइम में, वो था नचिकेत मोर,
नचिकेत मोर एक हाँ, बैंकर है जिसका संबंध आईसीआईसी बैंक से था और उसने बाद में गेट्स फाउंडेशन ज्वाइन की थी। वो गेट्स फाउंडेशन की जो भारत की ब्रांच है उसका हेड बना। और वो जब अच्छा, वो गेट्स फाउंडेशन की भारत की ब्रांच का हेड बना, तब वो आरबीआई में भी बैठा हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, जो भारत का हाँ, सारे बैंकों का रेगुलेटर है। और भारत का सेंट्रल बैंक है, ये एपेक्स बैंक है। उसके जी, एक उसके जो गवर्निंग बोर्ड में भी वो बैठा हुआ था। और तब जी, इन्होंने भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जो आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें इन्होंने जी, एग्जामिन किया था कि कैसे भारत में कैशलेस को प्रमोट किए, हुँ, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह को प्रमोट करें। तो उसका भी चेयरमैन था वो नचिकेत मोर था, जो उस समय गेट्स फाउंडेशन में भी बैठा हुआ था। तो इसका मतलब जो बिल गेट्स है वो डिसाइड कर रहा था कि इस देश में हुँ, कैशलेस के एजेंडा को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए। और कैशलेस का जी, एजेंडा जो 2016 में इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके इस देश में इतना बड़ा विनाश का कार्यक्रम शुरू किया, खासकर जो हमारा हुँ, असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल इकोनॉमी को इन्होंने बर्बाद किया। अरबों रुपए का जी, इन्होंने घोटाला कर दिया और जो हुँ, हमारे छोटे उद्योग बंद करा दिए। उस कैशलेस एजेंडा को पुश करने में और डिमोनेटाइजेशन को पुश करने में भी हमारे इस ये जो बिल गेट्स का का हाथ था साफ। तो यानी जितनी और तो और जो हमारी चाइल्ड और महिला और बाल विकास मंत्रालय को तो बिल गेट्स ही चला रहा है। वहां पे इनका अच्छा, समझौता माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, जो बिल गेट्स की कंपनी है। और जो पूरा सॉफ्टवेयर है, जो हुँ, महिला, ना केवल वो पॉलिसी बना रहा है महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की, बल्कि हुँ, जो उसका पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो यही चलाता है, बिल गेट्स। तो अच्छा, एक और तो और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में इसका इतना बड़ा हाथ है कि 2017 या 18 में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी भारत में एग्रीकल्चर पे। तो हुँ, उसका जो की नोट एड्रेस था वो बिल गेट्स ने ही दिया था, यानी जो मेन भाषण था वहां पे उसने दिया था। यानी एग्रीकल्चर पॉलिसी ले लो, हेल्थ पॉलिसी ले लो, कैशलेस का एजेंडा ले लो, सब चीजों में। और तो और ये हुँ, जो गेट्स फाउंडेशन है, इसको भारत में काम करने की इजाजत किसने दी? किसी को पता है? जी, आरबीआई ने दी। इसको एक अच्छा, स्पेशल स्पेशल लाइसेंस के अंडर, जो फेमा एक कानून हुँ, बना हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन अच्छा, एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर इसको एक स्पेशल लाइसेंस मिला गेट्स फाउंडेशन को। और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ये भारत में ऑपरेट कर रही है 2003 से लेकर आज तक, यानी 21 साल से। अच्छा, तो गेट्स फाउंडेशन जो है इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, अवैध ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन भी भारत में नहीं है। ये भारत में ऑफिस खोल के बैठी है और पैसा आ हुँ, रहा है अमेरिका से और यहाँ पे बांटा जा रहा है। यहाँ के पॉलिटिशियंस को भी दिया जा रहा है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को भी दिया जा रहा है। कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप लेवल के आईएएस ऑफिसर, जो गेट्स फाउंडेशन के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे कि हाँ, उनका जो एम्प्लॉयर है वो भारत सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, बल्कि गेट्स फाउंडेशन है। वो एक तरह से इनके अच्छा, लोग हैं जो भारत सरकार के अंदर बैठे हैं और इनके लिए काम कर रहे हैं। इतने बुरी तरह से पेनिट्रेट कर चुकी है ये गेट्स फाउंडेशन। और इसी हुँ, बिल गेट्स के साथ मिलके जो हमारा ये हुँ, तथाकथित प्रधानमंत्री है, वो इसके हाँ, साथ मिलके वीडियो बना रहा है और इलेक्शन के बीच में जारी करके बता रहा है कि देखो, मैं अभी और लोगों को ये ठोकूंगा, क्योंकि इतने करोड़ लोग तो हमने मार दिए टीके लगा के, अभी मैं और लोगों को हुँ, मारूंगा, और बल्कि मैं हमारी बच्चियों को मारूंगा। और बच्चियों को मारने का मतलब है, बच्चियों को टारगेट करने का हुँ, मतलब ये है कि फर्टिलिटी को टारगेट करना। जी, उनकी जो पूरा एचपीवी का ये पूरा ये इन्होंने जो बात की उस वीडियो में, हुँ, ये एचपीवी हुँ, की बात कर रहे हैं, जो सर्विकल कैंसर, गर्भाशय का जो कैंसर होता है उसकी हुँ, बात कर रहे हैं। और खासकर ये टीके हुँ, बच्चियों को लगाए जाते हैं, हालांकि अब ये लड़कों को भी हुँ, लगाने लगे हैं। अब ये दोनों अच्छा, को लगा रहे हैं, लेकिन जब ये शुरू में लगाए गए, ये 2009 में सबसे पहले लगाए गए, और उसके अंदर भी ये जो आज का प्रधानमंत्री है ये इन्वॉल्व था। क्योंकि गुजरात में ट्रायल हुआ और आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गुजरात में इस दाढ़ी वाले की गवर्नमेंट थी, जो कि आरएसएस का हुँ, आदमी है। और इन दोनों ने मिलके ये एचपीवी के 30,000 एचपीवी के इंजेक्शन लगाए, जो कि गर्भाशय के कैंसर के, सर्विकल कैंसर के होते हैं। और 30,000 हाँ, बच्चियों को अवैध रूप से लगाए गए, पूरी तरह से अवैध गैर कानूनी तरीके से। और उसमें पूरी बच्चियां डैमेज हुई, उनके सारे जो सिस्टम हुँ, थे, जो प्रजनन क्षमता खराब हो गई, उनके जो मासिक धर्म थे वो रुक गए। यानी वो बच्चियां जिनको इंजेक्शन लगाए गए, उसमें से हजारों ऐसी बच्चियां होंगी जो उनके आगे बच्चे पैदा नहीं होंगे। उसमें से जी, कई बच्चियों की मौत हुई। और जब ये पूरा स्कैंडल पता चला, यानी 2009 में लगाए गए थे, 2009 में इसको अवार्ड भी दिया गया, उस समय की भारत सरकार ने इसको अवार्ड दिया, अच्छा, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दिया। उसके बाद जब इसकी सरकार आई,
आरएसएस प्रचारक की, तब इसने 2014 या 15 में इसको अवार्ड दिया, इसका वो दिया, पद्मश्री दिया। यानी ये खुद जो आरएसएस प्रचारक था ये इन्वॉल्व था गुजरात में ट्रायल कराने में, इलीगल ट्रायल कराने में, ठीक है। और इससे पहले क्या हुआ, 2006 में जो पीएचएफआई बनाई उसमें भी ये आरएसएस प्रचारक इन्वॉल्व था, क्योंकि सबसे पहली जो ब्रांच खुली ये पीएचएफआई की, जो कि बिल गेट्स की ही काम था सारा, बिल गेट्स उसका मेन प्रमोटर था। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो बनी 2006 में, उसमें भी जो सबसे पहली ब्रांच खुली वो खुली आंध्र प्रदेश में और गुजरात में और दिल्ली में और उड़ीसा में, जो ये अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी। और गुजरात में तो आप जानते हो कि ये आरएसएस प्रचारक की सरकार थी उस समय, और इसने वहां पे सबसे पहली ब्रांच खोली और मुफ्त में जमीन दी। यानी उनको 50 करोड़ रुपए इसने अपनी सरकारी पैसे से दिए, और इसके अलावा कोई पता नहीं कितने करोड़ों की जमीन उसको दी। और ये पीएचएफआई की ब्रांच गांधीनगर में खुली है, आज भी खुली है, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल चुका है। यानी आप सोचो कि गुजरात में हेल्थ पॉलिसी कौन बना रहा है, बिल गेट्स बना रहा है। आंध्र प्रदेश में हेल्थ पॉलिसी कौन बना रहा है, बिल गेट्स बना रहा है। उड़ीसा में हेल्थ पॉलिसी कौन बना रहा है, बिल गेट्स बना रहा है। उड़ीसा में अभी मई के महीने में, जो अगला महीना आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुल रहा है उड़ीसा में, जो कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे वाला उससे भी बड़ा होगा। यानी वो जहरीले इंजेक्शन भारत सब बनेंगे उड़ीसा में, भुवनेश्वर में सबसे बड़ा प्लांट खुल रहा है। और वो कौन बना रहा है, वो भी आपका जो इस समय चीफ मिनिस्टर है, जो पिछले 20 साल से चीफ मिनिस्टर वही है, नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल का चीफ मिनिस्टर है, उसने भी वो उन चीफ मिनिस्टरों में था जिन्होंने सबसे पहली ब्रांच पीएचएफआई की खोली। यानी 2006 में पीएचएफआई बनने के बाद सबसे पहली ब्रांच खोली उड़ीसा में। 4 चीफ मिनिस्टर थे इसमें, मैंने आपको नाम बता दिए। एक तो ये था वाईएस रेड्डी था, जिसका बेटा इस समय चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश में। उस समय ये यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, बाद में ये इसका बंटवारा हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, लेकिन उस समय 2006 में ये यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था। हैदराबाद में पीएचएफआई की ब्रांच खुली थी, गांधीनगर गुजरात में खुली थी, दिल्ली में खुली थी जो उस समय चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, और भुवनेश्वर में खुली थी उड़ीसा में। तो ये पॉलिसियां कौन बना रहा है। उसके बाद ये ब्रांचें और भी खुली, कर्नाटक में भी खुली, पीएचएफआई का इन्फ्लुएंस केरल में भी हो गया, हर एक जगह हो गया। केरल में तो इन्होंने श्री तिरुनल इंस्टीट्यूट था, उस पर भी कब्जा किया पीएचएफआई ने, उसके साथ उनका समझौता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो पीएचएफआई खोली गई, जो बिल गेट्स और अमेरिका डीप स्टेट का काम था, यही अब पॉलिसियां बना रहे हैं। तो ये जो हमारा इस समय प्रधानमंत्री है, ये वीडियो बना रहा है उसके साथ मिलकर, और ये उसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं एचपीवी की वैक्सीनेशन अब पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम चला के ठोकूंगा। और वो ऑलरेडी ठुकनी स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि वो स्कूलों में भी बच्चियों को लगाई जा रही है। अब आप सोचो कि जो रूरल एरियाज है हमारे, ग्रामीण इलाके, जहां लोगों को कोई जानकारी नहीं है, वहां पे ये लोगों को मारने का काम चल रहा है। जबकि ये जो एचपीवी का स्कैंडल 2009 में हुआ था, उसकी सारा वो एक्सपोज हो गया था, और इस पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जो राज्यसभा की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल तरीके से लगाई गई, बिना इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बच्चियों को और उनके माँ बाप को बेवकूफ बना के, उनके अंगूठे लगा के कंसेंट लिए गए और उनको जहरीले इंजेक्शन लगाए गए, जिससे बच्चियां डैमेज हुई, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। ये आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सुनवाइयां की। वो सुनवाइयां आज तक, उसमें किसी को सजा नहीं दी गई। उसमें आईसीएमआर भी इन्वॉल्व था, उसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल भी इन्वॉल्व था, उसमें बिल गेट्स की फाउंडेशन जिसने फंडिंग की वो भी इन्वॉल्व थी, 2 वैक्सीन कंपनियां इन्वॉल्व थी, एक मर्क थी और एक थी ये जीएसके, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, क्योंकि 2 वैक्सीनें जो इस्तेमाल की गई इन्हीं की थी, एचपीवी की थी। और इसके अलावा पाथ नाम की एक एनजीओ थी जो वॉशिंगटन बेस्ड है, अमेरिका बेस्ड, जिसकी फंडिंग भी बिल गेट्स ही करता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। इन सभी को दोषी ठहराया गया, इसके बावजूद इन्हें कोई सजा नहीं मिली। और ऐसे क्रिमिनल को के साथ बैठ के ये वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि मैं अभी एचपीवी की वैक्सीन पूरे भारत की सारी बच्चियों को लगाऊंगा। अब आप सोच लो कितना क्रिमिनल काम हो रहा है, और कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है इसका। आपकी कोई सुप्रीम कोर्ट, जहां भी ये केस ऑलरेडी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा। तो कितने क्रिमिनल काम हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एचपीवी की वैक्सीन इतनी डैमेजिंग है कि कोरोना से पहले ये कहते थे कि इससे ज्यादा डैमेजिंग वैक्सीन तो है ही नहीं कोई। कितनी बच्चियां सारे देशों में, चाहे वो आपका अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, यूके हो, या आपके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो, सभी जो डेवलप्ड कंट्री भी जहां भी ये टीके लगाए गए हैं, वहां पे बच्चे डैमेज हुई हैं।
बहुत बुरी तरह से जी। डैमेज हुई है। और इससे क्या होने वाला है, उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगी, वो उनके बच्चे नहीं आगे पैदा होंगे। और ये टीके लगाने की ये बातें कर रहे हैं, जबकि ये क्रिमिनल ऑपरेशन हो चुका 2009 में, इसके बावजूद ये बातें हो रही हैं। और इसका कोई अदालत संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, और ना ही दोषियों को। जबकि ये जो प्रधानमंत्री ये खुद दोषी है, क्योंकि इसने अपनी स्टेट में एचपीवी में आदिवासी बच्चियों को लगवाई इसने ये टीके, और आदिवासी बच्चियां उसमें डैमेज हुई हैं। और इसके हम्म। खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा, और ये आज इतनी हिम्मत हो गई कि ये उसके साथ वीडियो बना के कह रहा है कि मैं और बच्चियों को लगाऊंगा। आप खुद सोचो। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी और आई होप कि अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्राकृतिक रूप से आपदाएँ दिखाई जाएँगी, भविष्य में या दिखाई जा रही हैं, इन सब के पीछे कौन-सा गहरा षड्यंत्र रचा गया है, कैसे ये कृत्रिम रूप से आपदाएँ ला कर के आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और करेंगे भी। जाते-जाते एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आपका कुछ सुझाव दर्शकों के लिए हो, क्योंकि वक़्त जब इतना बुरा होने वाला है, इतने षड्यंत्र लगातार बढ़ते जाएँगे, तो इस ट्रैप से कैसे अपने आप को थोड़ा बहुत सुरक्षित रख सकते हैं? क्या-क्या उन्हें अपने कदम उठाने चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर के? जी, देखिए, जो हमारी तथाकथित जो मेडिकल साइंस है, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, एलोपैथी भी कहते हैं, इसने जी। एक पूरे जेनोसाइड में, एक जनसंहार, नरसंहार में हिस्सा लिया है भारत में। हॉस्पिटल्स जी। में लोगों को मारा गया, झूठे जो मेडिकल प्रोटोकॉल थे, जो ऊपर से उनके ऊपर जारी किए गए, उनको इम्प्लीमेंट करके लोगों को मारने का काम किया। भारत में जो तथाकथित आयुर्वेद है, आयुर्वेद के हुँ। ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्होंने खुद टीके लगाए। ये भारत में जी। जनता की मदद के लिए नहीं आए, ये झूठ को झूठ कहने के लिए नहीं आए, और सत्य को हुँ। स्थापित करने के लिए नहीं आए। ये डर के मारे बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह अपने घरों में छुपे रहे, और बल्कि इन्होंने खुद टीके लगाए। इसलिए जो जी। भारत के ये जो आयुर्वेद वाले हैं, इनका हुँ। भी आपने रोल देख लिया, ठीक है? हुँ। और चाहे नेचुरोपैथ है, हमारे एक नेचुरोपैथ डॉक्टर्स हैं हमारे, विश्वरूप जी, इन्होंने अच्छा एक रोल अदा किया। लेकिन आप देखें कि हुँ। भारत में नेचुरोपैथ्स की भी कमी नहीं है, लेकिन जो हुँ। बोलने वाले थे वो कितने कम थे, आज भी बहुत हुँ। कम है। आज भी जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, तथाकथित मॉडर्न मेडिकल साइंस, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं बता रहे कि जो जर्म जी। थ्योरी है केवल थ्योरी है, ये सच नहीं है। हुँ। वायरस का आज तक वजूद किसी को नहीं पता, उसका अस्तित्व प्रमाणित नहीं हो सका। हुँ। तो हमारे जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं आज भी सच बताने का काम नहीं कर रहे हैं, और जी। हमें उनका गुणगान करने में लगे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। जबकि एलोपैथ हुँ। डॉक्टर आपकी जान बचा नहीं रहे थे, वो आपकी जान लेने का काम कर रहे थे। इसलिए जी। आपको अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ऑटोनोमस होना पड़ेगा। सरकार जो इस समय किसी भी तरह के आदेश जारी करती है, या मेडिकल जी। अथॉरिटीज, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वगैरह, जो भी किसी भी तरह के कोई आदेश जारी करती है, वो सब आपको हुँ। डैमेज करने के लिए होंगे, आपको सुइयां लगाने के लिए होंगे, जो आपको डैमेज करेगा। इसलिए जी। आपको सावधान रहना होगा। आप मॉडर्न जी। मेडिकल साइंस के ऊपर भरोसा मत करो। जो आपके हुँ। अपने इलाज हैं, जो आपके माँ बाप से आपको पता चले, आपकी जी। परंपराओं में है, सांस्कृतिक परंपराओं में जो ज्ञान है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपनी रक्षा करो। अगर आप अपने जी। संस्कृति के अंदर जो अच्छी बातें हैं उनका इस्तेमाल करोगे, तो आप बचे रहोगे ग्लोबलिस्ट एजेंडा हुँ। से, वरना आप मारे जाओगे। वैसे ही मारे जाओगे जैसे अस्पतालों में मारने का काम चल रहा था 2021 में। वो दिन याद करो तो आपको पता चलेगा। और इलेक्शन के बाद ये और तेजी से होगा, क्योंकि हुँ। जनता ने रेजिस्टेंस नहीं की, तो इसलिए उनका उत्साह बढ़ चुका है, वो उनकी हिम्मत बढ़ चुकी है। और जो भी सरकार आएगी वो एजेंडा को इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। तो हमें विद्रोह करने की जरूरत है इसके खिलाफ। ये जो तथाकथित मॉडर्न मेडिकल साइंस है और इसके झूठों को, जो इसके पीछे झूठा विज्ञान है। आप सोचते हो कि झोला छाप केवल वो होते हैं जो झोला लेके उल्टी सीधी दवाइयां देती है, नीम हकीम। सबसे बड़ी नीम हकीमी तो वो है जो सरकार कर रही है, और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस आपके साथ कर रही है। इससे बड़ी नीम हकीमी पूरे मानव इतिहास में नहीं हुई है, जो नीम हकीमी इस समय हो रही है। और जनता को सिर्फ नीम हकीमी नहीं हो रही है, ये एक्चुअल में हुँ। जनता को मारने का और डिपॉपुलेशन का काम चल रहा है। तो आपको इसलिए बिल्कुल। सावधान रहना है, और अपने बच्चों को खासकर बचाना है, क्योंकि आपके हुँ। बच्चे बच गए तो आगे की जी। जनरेशन चलती रहेंगी। और वरना तो आप सोच रहे हो कि हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। इसलिए हुँ। अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है, ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को बचाव कीजिए।